हेलो दोस्तों, मैं संदीप लोयल आप सभी का पिनेकल कोचिंग सेंटर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की बढ़िया तैयारी भी कर रहे होंगे। तो एक बार फिर से आप सभी के बीच पिनाकल पब्लिकेशन की एसएससी एग्जाम स्पेशल 6500 प्लस जीएस बुक के वीडियो सॉल्यूशन के साथ जनरल स्टडीज सामान्य अध्ययन चैप्टर वाइज बुक आप सबके लिए भैया इंग्लिश मीडियम में भी है और हिंदी मीडियम में भी है। और इसमें भैया 2023 के जो है प्रीवियस क्वेश्चनों को शामिल किया गया है और सब डिटेल सॉल्यूशन से आप सबके लिए है। जो भी एसएससी के 2024 और 25 के अपकमिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए काफी हेल्पफुल हो सकती है। 5th एडिशन है ये पिनाकल पब्लिकेशन का जीएस बुक का, इसी का वीडियो सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं। और हमारी जो क्लास चल रही है वो मिसलेनियस टॉपिक से है, विविध हिस्ट्री में हम लोग पढ़ रहे हैं। और जैसे ये मिसलेनियस हमारा होगा फिर हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री जो है मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। 500 क्वेश्चन तक हम लोग पहले कर लिए हैं। 501 नंबर क्वेश्चन से आज अपने इस क्लास को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और पहला क्वेश्चन है, Which of the following cities become the capital of Bengal in 1704? निम्नलिखित में से कौन सा शहर 1704 में बंगाल की राजधानी बना था? हावड़ा, मुर्शिदाबाद, खड़गपुर और कोलकाता। तो बंगाल की राजधानी बना था मुर्शिदाबाद, या इसे मकसूदाबाद भी कहा गया था। लास्ट टाइम क्लास अगर आप सबने देखी है तो मकसूदाबाद, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो अकबर ने जो है इसकी स्थापना करी थी, अकबर के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और यहां से हम लोगों को ये भी हम लोग पढ़ के आए हैं कि बिहार और बंगाल को जो है भैया तुकारोई या बजोरा का जो युद्ध हुआ था, बजोरा का या तुकारोई का जो युद्ध हुआ था, ये कब होता है? ये 1575 में हुआ था। इस युद्ध में बंगाल और बिहार की सल्तनत को अकबर ने हराया था। मुर्शिदाबाद ध्यान रखोगे, मुर्शिद कुली खान इसका पहला शासक पढ़ के आते हैं। मुर्शिद कुली खान इसका पहला शासक पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाएंगे क्लास को। इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। इन 1498 वास्को डी गामा ए पुर्तगीज एक्सप्लोरर had discovered a route to डैश। 1498 में वास्को डी गामा एक पुर्तगाली खोजकर्ता ने डैश के लिए एक मार्ग की खोज की थी। भारत और यूरोप के बीच में समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा पहला यूरोपियन यात्री भी था जो भारत आता है। फर्स्ट यूरोपियन ट्रेवलर जो कि भारत आया था वो था वास्को डी गामा। 1498, जहां तक मुझे याद है 17 मई 1498 को ये भारत आता है और भारत और यूरोप के बीच जो है एक समुद्री मार्ग की इसने खोज करी थी। ध्यान रख सकते हो आप, कालीकट बंदरगाह। और सबसे पहले पुर्तगीज आए थे और सबसे लास्ट तक के भारत में रहते हैं। गोवा इनके पास आ गया था भैया, गोवा 1510 में इन्होंने यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीत लिया था। यूसुफ आदिल शाह से इन्होंने गोवा जीता और ये 1961 तक जो है इनके पास रहा, 1961 तक। यहां हमारा ऑप्शन जो होगा भैया ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। यहां से देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू द प्रशस्तिस एंड लैंड ग्रांट्स। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है प्रशस्तियों और भूमि अनुदान के संदर्भ में सही है? पहली स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दी गई है और कह रहा है कि प्रशस्ति और लैंड ग्रांट्स के रिलेटिव बताना है कि कौन सा सही है। फर्स्ट वन लिखता है प्रशस्तिस वर कंपोज्ड बाय लर्न ब्राह्मणास, प्रशस्तियां विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा रची गई थी। सेकंड वन है किंग ऑफन रिवार्डेड ब्राह्मणास बाय ग्रांट ऑफ लैंड which were recorded on copper plates। राजा प्राय ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे जो ताम्र पत्रों पर अभिलिखित होते थे। ताम्र पत्रों पर अभिलिखित होते थे, ब्राह्मणों को जो है भूमि दान देते थे। कौन से सही हैं? केवल फर्स्ट है, केवल सेकंड, दोनों ही सही हैं, दोनों ही गलत हैं। तो दोनों ही पॉइंट जो है यहाँ पे सही हैं भाई, दोनों ही पॉइंट सही हैं। विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा रची गई होती थी प्रशस्तियां और राजा जो है ब्राह्मणों को भूमि अनुदान पुरस्कृत करते थे जो ताम्र पत्रों पर अभिलिखित होती थी। तो दोनों ही पॉइंट सही है यहाँ पे। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे? इसका बी सही आंसर होगा।
चलो नेक्स्ट पे आते हैं फिर इसके बाद। Who became the Nawab of Bengal in 1756 after the death of अलीवर्दी खान? अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद 1756 में बंगाल का नवाब कौन बना था? निजाम खान, शान नवाब, मुर्शिद कुली खान। तो हम लोग इसके स्वतंत्र मानते हैं भैया, फाउंडर के रूप में आप यूं कह सकते हैं मुर्शिदाबाद, मुर्शिद कुली खान शासक बनता है फर्स्ट, ठीक है। और निजाम शाह नहीं, शाह नवाब सिराजुद्दौला। इसको आप लोग याद भी रख सकते हैं क्योंकि समय दिया हुआ 1756 और आप एक साल आगे बढ़ाएंगे तो समय आएगा 1757 का, और 1757 में युद्ध होता है, नाम था बैटल ऑफ पलासी, पलासी का युद्ध, बैटल ऑफ पलासी। पलासी का युद्ध हुआ था 1757 में सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। तो इसमें अंग्रेज सेनापति जो था वो कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था इसमें अंग्रेज सेनापति। इन दोनों के बीच में ये युद्ध होता है, इससे आप याद भी रख सकते हैं कौन था? सिराजुद्दौला। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे कि अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद 1756 में सिराजुद्दौला जो है ये बंगाल के नवाब बनते हैं, बंगाल के नवाब। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं इसके बाद। Which college was established in बनारस in 1791? बनारस में 1791 में किस कॉलेज की स्थापना होती है? दयानंद कॉलेज, शिवाजी कॉलेज, हिंदू कॉलेज, संस्कृत कॉलेज। तो हिंदू कॉलेज की स्थापना होती है और 1791 में कौन करते हैं? तो जोनाथन डंकन के द्वारा जो है, जोनाथन डंकन जो है वो 1791 में हिंदू कॉलेज की स्थापना करते हैं, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा भैया आपका यहाँ पे? सी सही आंसर हो जाएगा, जोनाथन डंकन के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है नागभट्ट वॉज द किंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी? नागभट्ट निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासक था? काकतीय, वर्धन, प्रतिहार और रेड्डी। गुर्जर प्रतिहार से आप सबको बताया भी है, फाउंडर के साथ आप प्रतिहार में इनका नाम याद रखोगे, संस्थापकों के साथ। वर्धन वंश में जो है हम लोग जो प्रभाकर वर्धन का नाम पढ़ के आते हैं, जो वर्धन वंश के स्वतंत्रता के साथ इनका प्रभाकर वर्धन से ये वर्धन डायनेस्टी के रूप में हम लोग इनको पढ़ के आते हैं। इसी में ही प्रभाकर वर्धन के बेटे राज्यवर्धन, राज्यश्री और हर्षवर्धन होते हैं। राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद जो है हर्षवर्धन जो है वो शासक बनते हैं, 606 ईसा पूर्व में शासक बनते हैं भाई। इन्होंने कन्नौज को राजधानी बनाया था। इन पे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कन्नौज को राजधानी किसने बनाया था? तो कन्नौज को राजधानी बनाया था भाई हर्षवर्धन ने। हर्षवर्धन का दरबारी कवि के बारे में पेपर में आता है तो कौन थे? बाणभट्ट जो इनके दरबारी कवि थे। इनकी रचना पूछी जाती है हर्षचरित। हर्षचरित और बाणभट्ट जो है वो इनके रचना हो गई है। हर्षचरित और बाणभट्ट की इन्होंने रचना करी, हर्षचरित ने, ठीक है, बाणभट्ट की रचना करी थी हर्षचरित के द्वारा। और ये कादम्बरी ध्यान रखोगे भाई, ठीक है। कादम्बरी और हर्षचरित दोनों ही हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। द क्राफ्ट्सपर्सन ऑफ बीदर वर सो फेम्ड फॉर देयर इनले वर्क इन डैश। बीदर के शिल्पकार डैश में जड़े के काम के लिए अधिक प्रसिद्ध थे। बीदर के शिल्पकार जो हैं जड़े के काम के लिए अधिक प्रसिद्ध थे। किस प्रकार से? सोना और कांसे, कांसे और चांदी, सोना और तांबा, या तांबा और चांदी। तो बीदर से पूछा हुआ है आप सबसे। देखिए बीदर हम लोग पढ़ के आते हैं बरात, अहमदनगर, गोलकुंडा, ये सभी हम लोग बहमनी साम्राज्य में पढ़ के आते हैं। बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन हुआ था? तो आंसर आप सबको पहले बताया गया, 1347 में अलाउद्दीन बहमनी शाह ने स्थापना करी थी। हसन गंगू नाम से भी ऑप्शन मिलता है। कलीमुल्ला इसका अंतिम शासक था। बहमनी साम्राज्य 4 प्रांतों में विभाजित था। जब बहमनी साम्राज्य का अंत हुआ तो जो 4 थे अब 5 छोटे छोटे अलग अलग प्रांतों का या अलग अलग राजवंशों का उदय हुआ। उन्हीं में से हम लोग पढ़ के आते हैं। जैसे गोलकुंडा का हो गया है कुतुब शाही वंश हो गया 1512 में जिसकी स्थापना करते हैं। वैसे ही अहमदनगर में हो गया है, ठीक है, इमाद शाही वंश हम लोग पढ़ के आते हैं। बीदर है, बरार है, ठीक है, ये वहीं पे हम लोग पढ़ के आते हैं। तो बीदर के शिल्पकार जो हैं कॉपर एंड सिल्वर, तांबा और चांदी के जड़े के काम के लिए अधिक प्रसिद्ध थे। चलो नेक्स्ट पे आते हैं इसके बाद फिर। इन 1342 वन ऑफ द नोबल्स हाजी इलियास खान यूनाइटेड बंगाल एंड बिकेम इट्स रूलर अंडर द टाइटल ऑफ डैश एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ द इलियास शाह डायनेस्टी। यानी ये हो गए थे भाई
इलियास शाह डायनेस्टी के फाउंडर। फाउंडर मतलब हो गए हैं, तो आप ध्यान रखेंगे पहले शासक थे इस वंश के। हिंदी में देखेंगे 1342 में एक रईस हाजी इलियास खान ने बंगाल को एकजुट किया और इसका शासक जो है बना, और डैश की उपाधि के तहत जो है इलियास शाह वंश की नींव रखी थी। नाम था शमशुद्दीन इलियास शाह, गयासुद्दीन आजम, सुल्तान अबू अल मुजाहिद और सुल्तान शैफुद्दीन। तो नाम पहले में ही आता है इलियास शाह, तो आंसर कर देंगे आप लोग शमशुद्दीन इलियास शाह। ऑप्शन जो होगा हमारा ए सही आंसर हो जाएगा। शमशुद्दीन इलियास शाह 1342 में एक रईस हाजी इलियास खान ने जो है भाई बंगाल को एकजुट किया और इसका संस्थापक बना, और ये उपाधि उसने ली थी शमशुद्दीन इलियास शाह की। हाजी इलियास खान नाम था और शमशुद्दीन इलियास शाह की उपाधि के साथ जो है वो इलियास शाह वंश की नींव रखता है 1342 में। इस समय आपको पता होगा कौन शासक था, तो मोहम्मद बिन तुगलक इस समय दिल्ली सल्तनत पर शासन कर रहा था। मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, चलो आगे बढ़ाते हैं क्लास। इसके बाद नेक्स्ट पे आ जाओ। विच बहमनी रूलर ग्रांटेड द टाइटल ऑफ चीफ ऑफ द मर्चेंट्स और मलिकुत तुजार टू महमूद गवा। किस बहमनी शासक ने महमूद गवा को व्यापारियों के प्रमुख या मलिकुत तुजार की उपाधि प्रदान करी थी? महमूद गवा को भाई, और किस बहमनी शासक से पूछा है? बहमनी शासक जिसकी यानी बहमनी अगर वंश से पूछे, इसकी स्थापना 1347 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? हसन गंगू के द्वारा स्थापना की गई थी। कैपिटल क्या ध्यान रखोगे? गुलबर्गा जो है इसकी कैपिटल थी भाई। ठीक है, साउथ में हम लोग पढ़ के आते हैं कर्नाटक में, कर्नाटक महाराष्ट्र दो आप यहाँ पे इनका शासन रहता है। किसने मलिक तुजार की उपाधि प्रदान की थी? व्यापारियों के प्रमुख की। किसे? हुमायूं शाह। महमूद गवा को उपाधि किसने दी थी? हुमायूं शाह ने। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने, महमूद शाह ने, या फिरोज शाह ने? सही आंसर क्या होगा? हुमायूं शाह ने जो है ये उपाधि प्रदान करी थी। हुमायूं शाह से ध्यान रख सकते हो। इसका शासन जो है वो 1458 से 1461 का रहा था, और इसने महमूद गवा को व्यापारियों के प्रमुख की उपाधि दी थी। अगर हम लोग कहें हसन गंगू कौन था फाउंडर? अलाउद्दीन बहमन शाह। और इसका लास्ट रूलर अगर आप सबसे पूछा जाए अंतिम शासक कौन था, तो कलीमुल्लाह खान था। कलीमुल्लाह खान जो है इसका अंतिम शासक हुआ। ठीक है, चलो आगे बढ़ाते हैं। What is a gopura in South Indian temple architecture of the medieval period? मध्ययुगीन काल के दक्षिण भारतीय मंदिर वास्तुकला में एक गोपुर को क्या कहा जाता है? गोपुर को ये लिखा हुआ ना आर्किटेक्चर, ये टेम्पल आर्किटेक्चर से पूछे जाते हैं भाई। टेम्पल आर्किटेक्चर से नॉर्थ इंडिया में पढ़ के आते हैं। उत्तर भारत के मंदिर निर्माण की शैली क्या कहलाती है? नागर। साउथ इंडिया के मंदिर निर्माण की शैली द्राविड़। ठीक है, वैश्य जो है ये हम लोग पढ़ के आते हैं भाई नागर और द्रविड़ दोनों का मिला जुला रूप, नागर प्लस द्रविड़। और एक पढ़ के आते हैं पंचायतन शैली, पंचायतन स्टाइल। तो इसमें क्या होता है, एक मुख्य मंदिर जो है वो 4 अन्य मंदिरों से घिरा होता है। एक मुख्य मंदिर 4 अन्य मंदिरों से घिरा होता है। तो गोपुर जो होता था ये गर्भगृह था? नहीं, प्रवेश द्वार। दक्षिण भारत का, बिल्कुल दक्षिण भारत के मंदिरों के प्रवेश द्वार को क्या कहा गया? गोपुर या गोपुरम भी कहा गया है, ये भी ध्यान रख सकते हो। गोपुरम या गोपुर सजा हुआ प्रवेश द्वार था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? गर्भगृह क्या होता है भैया? जहां पे मंदिर की मुख्य मूर्तियां रखी जाती हैं वो क्या होता है? गर्भगृह होता है। उत्तर भारत में आपने देखा होगा मंदिर का गर्भगृह, उसके ऊपर क्या होता है? शिखर होता है, उसके ऊपर इस तरीके से गोल डिस्क होती है, आमलक कहलाती है। उसके ऊपर ये क्या होता है भैया? कलश होता है, एंड कलश इज द हाईएस्ट पार्ट, सबसे ऊंची चोटी होती है। ये गर्भगृह जहाँ पे देवताएं, मंदिर के मुख्य देवी देवता होते हैं, उनकी मूर्तियां रखी जाती है, उसके ऊपर ये क्या हो जाएगा आपका? शिखर। उसके ऊपर ये आमलक जो सर्कुलर डिस्क लगी होती है, उसके ऊपर होता है कलश। तो ये टेम्पल आर्किटेक्चर का स्टाइल है। स्टैटिक जीके की हम लोग थ्योरी की क्लास में चीजों को पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ से ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? भी सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ाते हैं क्लासेस के बाद फिर हम लोग। Who was the architecture of the famous मैसूर पैलेस in कर्नाटका? कर्नाटक में प्रसिद्ध मैसूर पैलेस के वास्तुकार कौन थे? हेनरी एडविन,
विलियम इमर्सन, फ्रेडरिक विलियम स्टीवंस और एडविन लुटियंस। एडविन लुटियंस के साथ तो हम लोग दिल्ली पढ़ के आते हैं भैया, है ना, डिजाइन में, दिल्ली के आर्किटेक्ट में। हेनरी इरविन जो है, इसने कर्नाटक के मैसूर पैलेस का भैया ये वास्तुकार हुआ था। मैसूर पैलेस किसका निवास स्थान था, इस पे एसएससी क्वेश्चन पूछ चुका है। ये किसका निवास स्थान था, तो आंसर होगा वोडियारों का निवास स्थान था, वोडियार शासकों का, वोडियारों का निवास स्थान था ये। इन्होंने टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद अंग्रेजों की सहायता से शासन करा था। टीपू सुल्तान के बाद अंग्रेजों की सहायता से इन्होंने शासन करा था। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हो जाती है, 1799 में, श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध, फोर्थ आंग्ल मैसूर वॉर में। नेक्स्ट पे आऊं, महाराणा प्रताप ए कॉन्टेम्पररी ऑफ अकबर वाज ए रूलर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम। अकबर के समकालीन महाराणा प्रताप निम्नलिखित में से किस साम्राज्य के शासक थे। अकबर का समय आप सबको पता कि अकबर का शासन जो है वो 1556 से लेके 1605 तक रहता है। महाराणा प्रताप के साथ और अकबर के बीच में एक युद्ध भी होता है, इसको कहते हैं भैया बैटल ऑफ हल्दी घाटी, हल्दी घाटी का युद्ध, बैटल ऑफ हल्दी घाटी, हल्दी घाटी का। ये कब होता है, तो 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध होता है महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में। तो ये मेवाड़ पर था भाई, कहां पे, मेवाड़ के शासक हुए थे महाराणा प्रताप। 1576 में अकबर ने मेवाड़ को अपने कब्जे में लिया था। गुजरात 1575 में पढ़ के आते हैं, मालवा 1562 में पढ़ के आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है द विमाना इन द द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर इज यूजुअली इन विच शेप। मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली में विमान आमतौर पर किस आकार में बने होते हैं। द्राविड़ शैली साउथ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर स्टाइल को कहा गया है, साउथ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर स्टाइल, आर्किटेक्चर स्टाइल दक्षिण भारत के मंदिर निर्माण की शैली हो गई है। तो यहाँ का जो है भैया विमान वो कैसा होता था, अर्धवर्ताकार, सेमी सर्कुलर, सिलेंड्रिकल, बेलनाकार, पिरामिडी या रेक्टेंगुलर। तो ये होते थे पिरामिडल। कैसा होते थे भैया, ये पिरामिडल शेप के होते थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे सी। दक्षिण भारत के मंदिरों के प्रवेश द्वार को क्या कहा गया था, प्रवेश द्वार कहलाए थे गोपुरम। प्रवेश द्वार जो है वो क्या कहलाए थे, गोपुरम। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ाते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। मोस्ट मुगल बिल्डिंग्स आर कंस्ट्रक्टेड यूजिंग विच बिल्डिंग मटेरियल। अधिकांश मुगल इमारतों का निर्माण किस निर्माण पदार्थ का उपयोग करके किया गया है। ज्यादातर मुगल इमारतें, दिल्ली का लाल किला हो गया है, रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली, ताजमहल हो गया है, संगमरमर का पत्थर इस्तेमाल किया गया था, है ना, हुमायूं का मकबरा हो गया है, बीबी का मकबरा हो गया है, पंचमहल है, बुलंद दरवाजा है। तो ये जो है, ये ज्यादातर जो इमारतें हैं वो किसका इस्तेमाल करके बनाई गई हैं। ग्रे सैंडस्टोन, ग्रे बलुआ पत्थर, येलो सैंडस्टोन, पीला बलुआ पत्थर, रेड सैंडस्टोन, लाल बलुआ पत्थर या ग्रेनाइट। तो लाल बलुआ पत्थर, रेड सैंडस्टोन का इस्तेमाल करके जो है अधिकांश मुगल इमारतों का निर्माण किया गया है। अधिकांश मुगल इमारतों का जो है इसी में। ग्रेनाइट जो होते हैं, टाइप्स ऑफ रॉक में हम लोग पढ़ के आते हैं, इग्निशियस रॉक होते हैं, हिंदी में कहते हैं आग्नेय चट्टानें। ये जो है भैया किस प्रकार की चट्टान है, तो ये आग्नेय चट्टान है। ठीक है, और ये बलुआ पत्थर ये पढ़ के आते हो तो ये किस प्रकार की, सेडिमेंट्री है। अवसादी चट्टानें हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ाते हैं क्लास। फिर इसके बाद नेक्स्ट पे आओ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ए फोर्ट। एक किले के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। इट वॉज ओरिजिनली नोन एज मनकल। इसे मूल रूप से मनकल के नाम से जाना जाता था, पहला पॉइंट। दूसरा, इट वॉज बिल्ट ऑन हिल टॉप इन 1143। इसे वर्ष 1143 में एक पहाड़ी पर बनाया गया था। इन द अबव मेंशन स्टेटमेंट्स फोर्ट्स इज बीइंग टॉक्ड अबाउट। उपरोक्त कथन में किस किले की बात की जा रही है। चित्रदुर्ग का किला, दौलताबाद का किला, अगवाड़ा का किला या फिर गोलकुंडा का किला। तो किस किले की बात हो रही है, गोलकुंडा के किला की बात हो रही है। और मैंने आप सबसे कहा जब फैमिली साम्राज्य का अंत हुआ था, 5 अलग अलग स्वतंत्र प्रांतों में विभाजित हुआ था, उन्हीं में से एक था गोलकुंडा का किला। और इसका निर्माण जो है वो किस वंश के शासकों ने करवाया था, तो कुतुब शाही वंश के शासकों ने करवाया था।
कुतुबशाही वंश, इसकी स्थापना में हम लोग पढ़ के आते कब होती है, 1512 में जो है किसने करी थी, कुली कुतुब शाह ने इसकी स्थापना करी थी। इस वंश की स्थापना किसने करी थी, कुली कुतुब शाह ने। कुली कुतुब शाह जो इस वंश की स्थापना करता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे इस क्वेश्चन का भाई, डी सही आंसर हो जाना है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ाते हैं फिर क्लास, इसके बाद नेक्स्ट पे आओ। द टेम्पल्स ऑफ खजुराहो आर मैग्निफिसेंट एग्जाम्पल ऑफ द डैश ऑफ द टेम्पल। खजुराहो के मंदिरों की डैश का एक शानदार उदाहरण है, वैश्य शैली का, नागर शैली का, पूर्वी शैली का या द्राविड़ शैली का। तो किस शैली से बने हुए खजुराहो के मंदिर हैं कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। किस वंश के शासकों के द्वारा बनवाए गए हैं, तो चंदेल वंश के शासकों के द्वारा इनका निर्माण करवाया गया है। और ये किस शैली से बने हैं, देखो वैश्य जो है ये तो पहले बताया आप सबको, नागर और द्रविड़ दोनों के मिला जुला स्वरूप जो है वो वैश्य है। नागर जो है वो उत्तर भारत में हो गया है, नॉर्थ इंडिया का टेम्पल आर्किटेक्ट स्टाइल है, नॉर्थ इंडिया का। ईस्टर्न तो है नहीं पूर्वी शैली। द्राविड़ जो है वो साउथ इंडिया की हो गई है, साउथ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर स्टाइल। इनमें ज्यादातर जो है वो कौन से मैं अगर राज्य आप सबसे बताऊं तो उनमें कर्नाटक राज्य हो गया है, तमिलनाडु हो गया है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, केरल है, आंध्र प्रदेश है और तेलंगाना है। ये 5 राज्य आप सब ध्यान रखेंगे। ये पांचों राज्य ही जो हैं दक्षिण भारत की संगीत शैली कर्नाटक संगीत से भी संबंधित हैं। तो ये द्राविड़ शैली है। तो खजुराहो के मंदिर जो है वो किस शैली में है, तो आंसर होगा ये नागर शैली के बने हुए हैं, नागर शैली में निर्मित है। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा यहाँ पे बी सही आंसर इसका। नेक्स्ट पे आते हैं, Which of the following is a famous example of temple built in complete Dravidian style? निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण द्रविड़ शैली में निर्मित मंदिर का प्रसिद्ध एग्जाम्पल है। एमटीएस में आया था भाई, कोणार्क का सन टेम्पल, कंदरिया महादेव मंदिर एट खजुराहो, कामाख्या मंदिर, कामाख्या टेम्पल एट गुवाहाटी और कैलाश टेम्पल एट एलोरा, और एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर। तो भैया सही आंसर क्या हो गया है, जो दक्षिण शैली में है, तो कैलाश टेम्पल हो गया है एलोरा का। कैलाश टेम्पल का निर्माण किस वंश के शासकों के द्वारा करवाया गया, तो आंसर क्या करोगे, राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट डायनेस्टी के द्वारा करवाया गया। राष्ट्रकूट डायनेस्टी में किसके द्वारा, तो आंसर होगा कृष्ण फर्स्ट के द्वारा, कृष्ण फर्स्ट। इसकी स्थापना किस वंश के द्वारा, नहीं मतलब राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना किसने करी थी, तो आंसर क्या करोगे, दंतिदुर्ग ने इसकी स्थापना करी थी, दंतिदुर्ग के द्वारा इसकी स्थापना करी थी राष्ट्रकूट। ये मान्य खेत वाले हो गए, कैपिटल के रूप में आप मान्य खेत ध्यान रख सकते हो, ठीक है। अच्छा, एलोरा के कैलाश मंदिर को तोड़ने का प्रयास किसने करा था, लास्ट टाइम एसएससी इस पे क्वेश्चन पूछा, तोड़ने का प्रयास किसने करा था, तो आंसर क्या करोगे, औरंगजेब ने इसे तोड़ने का प्रयास करा, औरंगजेब ने इसे तोड़ने का प्रयास करा भाई, ठीक है। कामाख्या टेम्पल ये कहाँ पे है भैया, गुवाहाटी असम में हो गया है कामाख्या मंदिर। और यहाँ पे कौन से मेले का आयोजन होता है, तो आंसर करोगे अंबुबाची का मेला यहाँ पे लगता है, अंबुबाची का मेला यहाँ पे लगता है। और अंबुबाची का मेला जो है इसे पूर्व का महाकुंभ कहा जाता है, पूर्व का महाकुंभ कहा जाता है इसे, अंबुबाची का मेला। कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो अभी मध्य प्रदेश में पढ़ के आए हैं हम लोग। कोणार्क सन टेम्पल है, ये उड़ीसा में स्थित है। इसे किस नाम से भी जाना जाता है, जैसे ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है, ब्लैक पैगोडा, ठीक है ना। तो द्रविड़ शैली का हो गया है एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर। नेक्स्ट पे आओ, द एंशिएंट निमराना बावड़ी इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। प्राचीन निमराना बावड़ी राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है, एमटीएस, अजमेर, अलवर, बीकानेर और जयपुर। तो ये एमटीएस के 2022 में एवरिंग में पूछा गया है। निमराना बावड़ी जो है ये राजस्थान के अलवर में स्थित हो गई है, राजस्थान के अलवर में है निमराना बावड़ी। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। अजमेर से पूछा गया था ना, पुष्कर का मेला लगता है, पुष्कर का मेला अजमेर में लगता है। ऊंटों और घोड़ों के व्यापार के लिए जो है ये काफी फेमस है भाई, ये ध्यान रखेंगे। और जयपुर में जो है हाथी उत्सव मनाया जाता है भैया, हाथी उत्सव जयपुर में। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, इसके बाद हम लोग फिर Which of the given statement related to the Temple of India is correct? भारत के मंदिरों से संबंधित दिए गए कथनों में से कौन से कथन जो हैं वो सत्य हैं। पहला है द नागर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर इज ऑल्सो नोन एज नॉर्थ इंडियन स्टाइल।
नागर शैली की वास्तुकला को उत्तर भारतीय शैली के नाम से भी जाना जाता है। ये बिल्कुल सही है, अभी बताया है ये। दूसरा देखो, द द्राविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर इज ऑल्सो नोन एज साउथ इंडियन स्टाइल। हाँ बिल्कुल, ये भी सही है कि द्राविड़ शैली की वास्तुकला को दक्षिण भारतीय शैली के रूप में भी जाना जाता है। तो बिल्कुल दोनों ही पॉइंट सही हैं, तो बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड हम लोग पहले इनको पढ़ चुके हैं। और वेशर से भी आप सबको बताया, अगर वेशर आप सबसे पूछा जाए तो क्या कहोगे, ये नागर प्लस द्रविड़ दोनों हो गए हैं, नागर प्लस द्रविड़। और एक पंचायतन बताया है, पंचायतन मंदिर निर्माण की शैली है। इसमें एक मुख्य मंदिर जो हो गया है वो 4 अन्य मंदिरों से घिरा होता है। इस स्टाइल को क्या बोलते हैं, ये हो गया पंचायतन स्टाइल ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर, मंदिर निर्माण की पंचायतन शैली। नेक्स्ट में आते हैं, टीपू सुल्तान बिकेम द रूलर ऑफ मैसूर इन डैश। टीपू सुल्तान डैश में मैसूर का शासक बनता है। 1782, 1775, 1762, 1765। टीपू सुल्तान 1782 में शासक बनता है, 1799 तक शासक रहता है। 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। किसके दौरान भैया, तो ये युद्ध चल रहा था, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, और श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए मृत्यु को प्राप्त होते हैं टीपू सुल्तान। लॉयन ऑफ मैसूर के नाम से जाने जाते हैं। इनसे पहले भैया हैदर अली शासक बने थे, हैदर अली। दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है। 1761 से लेकर 1782 तक शासन रहा। सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर में इनकी मृत्यु हो जाती है। फर्स्ट एंग्लो मैसूर युद्ध बताया, फर्स्ट एंग्लो मैसूर युद्ध पूछे तो कब हुआ था, ये आपका 1567 से लेके 1569 तक हुआ। सेकेंड एंग्लो मैसूर युद्ध अगर आप सबसे पूछे तो दूसरा एंग्लो मैसूर वॉर जो है ये 1580 से लेके 1584 तक हुआ। तीसरा एंग्लो मैसूर युद्ध अगर आप सबसे पूछे तो भैया 1767 से 1769 हुआ। दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध जो है ये आपका 1780 से लेके 1784 हुआ। तीसरा एंग्लो मैसूर युद्ध जो है भाई ये आपका 1790 से लेके 1792 तक हुआ। और फोर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु होती है 1799। ठीक है भाई, ये आप सबको ध्यान रख लेने चारों। दूसरे में हैदर अली की मृत्यु होती है और चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में जो है टीपू सुल्तान मृत्यु को प्राप्त होते हैं। आगे बढ़ाते हैं, फिर इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं। Who among the following was given the title of उत्तरापथ स्वामी? निम्नलिखित में से किसे उत्तरापथ स्वामी की उपाधि दी गई है? महिपाल, देवपाल, धर्मपाल और गोपाल। उत्तरापथ स्वामी की उपाधि जो है वो धर्मपाल को दी गई है। धर्मपाल से आप सबको बताया विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है धर्मपाल के द्वारा की गई थी। गोपाल जो है पाल वंश का फाउंडर हुआ था, पाल डायनेस्टी का फाउंडर ऑफ पाल डायनेस्टी। गोपाल पाल वंश का संस्थापक, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल के द्वारा की गई। नेक्स्ट पे आते हैं, Which of the following was an integral part of the Indo-Islamic form of architecture? निम्नलिखित में से कौन वास्तुकला के इंडो इस्लामिक रूप का एक अभिन्न अंग है? इंडो इस्लामिक का एक अभिन्न अंग है। गुंबद, शटर खिड़कियां, लंबी और खड़ी ढलान या वर्गाकार छतें। तो जो डोम है गुंबद, ये इंडो इस्लामिक स्टाइल हो गया है आर्किटेक्चर का। इंडो इस्लामिक फॉर्म ऑफ आर्किटेक्चर डोम गुंबद। ऑप्शन क्या होगा आपका यहाँ पे इसका भाई? ए सही आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। Who was the ruler of मैसूर in 1761? अभी बताया था 1761 में मैसूर का शासक कौन बना था? 1761 में बना था हैदर अली मैसूर का शासक। हैदर अली मैसूर का शासक 1761 में बना था, जबकि टीपू सुल्तान जो है ये 1782 में मैसूर का शासक बना था। ये 1761 से 1782 तक और टीपू सुल्तान 1782 से 1799 दोनों ध्यान रख लेने हैं। ठीक है, कब से कब तक इनका शासन रहा। चलिए आगे बढ़ाते हैं, फिर इसके बाद नेक्स्ट पे आ जाओ। व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ द सातवाहन डायनेस्टी? सातवाहन वंश 60 ईसा पूर्व से 225 ईसा पूर्व की राजधानी क्या थी? प्रतिष्ठान, विदिशा, पाटलिपुत्र और वंजी। सातवाहन वंश की स्थापना किसने करी थी? फाउंडर कौन था?
फाउंडर था सिमुक। सिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना करी थी और प्रतिष्ठान जो है इनकी राजधानी कैपिटल के रूप में थी। ऑप्शन हो जाएगा ए। सातवाहन वंश जो है भैया एक नानाजी करके अभिलेख आता है जिसमें सबसे पहले ब्राह्मणों को भूमि दान करने के बारे में जानकारी मिलती है, तो वो सातवाहन वंश से संबंधित है। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सातवाहन वंश जो है ये मातृस्थात्मक था, माताओं के साथ अपने जो है नाम आते थे, जैसे गौतमी पुत्र सातकर्णी है ना, तो मातृस्थात्मक वंश रहा था ये। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ाएंगे फिर इसके बाद। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है। टीपू सुल्तान इज ऑल्सो नोन एज द टाइगर ऑफ मैसूर, बिल्कुल सही है। टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर फलान। टीपू सुल्तान रूल्ड ओवर मैसूर फ्रॉम 1782 टू 1799, ये भी 2-3 बार आप सबको अभी तक बता दिया। हम लोग ऐसा करते हैं ना, अपनी क्लास में कोई भी पॉइंट है वो 2-3 बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ताकि जब तक क्वेश्चन है वो चीजें आप सबके सेट हो चुकी हों। टीपू सुल्तान का शासन 1782 से लेके जो है 1799 तक मैसूर पर रहा। हाँ बिल्कुल, ये भी सही है। इसका मतलब तो हमारे दोनों ही पॉइंट सही हैं, यानी बोथ फर्स्ट एंड सेकंड पे आएंगे और हम लोग अपना आंसर यहां से कर देंगे, डी हो जाएगा। और हैदर अली के साथ भी मैंने आप सबसे कहा, अगर आप सबसे पूछे कि हैदर अली का शासन जो है वो कब से कब तक रहा, तो आप कहोगे 1761 से लेके 1782 तक रहा। हैदर अली का शासन 1761 से लेके 1782 तक जो है वो रहता है भाई मैसूर का। ठीक है, तो यहां तक फिर आज हम लोग अपनी क्लास में करते हैं। 525 तक क्वेश्चन हो गए हैं, आगे पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप सभी पढ़ते रहिएगा, अपने तैयारी को बेहतर बनाइएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।